तो पहले ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर क्रिटिकल रीजनिंग के लास्ट, मेरे को क्यों लगा क्रिटिकल रीजनिंग करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट सेशन में थी एंड मेनी ऑफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड, राइट? यस मैम। ठीक है, सो किसी ने भी अभी तक बेसिक्स अटेंड नहीं किए क्रिटिकल रीजनिंग के? पीपल हु आर हियर? नो मैम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली देखो क्रिटिकल रीजनिंग होती क्या है। सबसे पहले तो आप ये मान के चलो क्रिटिकल रीजनिंग इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ मिनी आरसी, ठीक है, बट मिनी आरसी विद अ डिफरेंस। अब वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि वहां पर आपके पास एक बड़ा पैसेज होता है, कुछ 4 5 6 8 10 इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, राइट? वहां पैराग्राफ होता है और उस पे जनरली क्वेश्चन होता है या फिर 2 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट क्रिटिकल रीजनिंग इज फॉर यू, ठीक है। बट ऑब्वियसली क्रिटिकल रीजनिंग अगर पूरा एक अलग से टॉपिक ही है तो इतना भी सिंपल नहीं होगा कि बस ठीक है ऐसा ही है, ठीक है। सो क्रिटिकल रीजनिंग में देयर आर अ फ्यू थिंग्स यू हैव टू फॉलो, व्हिच आर क्रिटिकल रीजनिंग इज बेसिकली आपको आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर समझना होता है, ठीक है, जो हम अभी करेंगे बात, व्हाट इज अ स्ट्रक्चर। और क्रिटिकल रीजनिंग में कुछ जो मेरे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ना, वो पहले से ही होता है कि मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट पे होंगे कि आर्ग्यूमेंट में कंक्लूजन होता है, अजम्पशन होता है, उस पे होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट कि व्हाट आर दे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल look at this and tell me what is it that you understand. बताओ। Okay, I'll tell you. So this is what the basic structure of an argument is. अभी इसमें आप देख रहे हो कि स्टेटमेंट्स या प्रेमाइसेस कुछ हैं, उसके ऊपर कंक्लूजन बेस्ड है। बेसिकली दे आर द वंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स एंड प्रेमाइसेस गिवन टू यू। तो स्टेटमेंट्स या प्रेमाइसेस होती क्या है? स्टेटमेंट्स या प्रेमाइसेस बेसिकली जो मुझे पैराग्राफ गिवन है उसमें अलग अलग जो स्टेटमेंट्स गिवन है वो होते हैं आपके स्टेटमेंट्स या प्रेमाइसेस, ठीक है। अब मुझे बताओ कंक्लूजन को आप जनरली समझते क्या हो? व्हाट इज अ कंक्लूजन? The theme, the theme on which the para is depending on. Not depending on, but conclusion वो होता है जो आप given paragraph से draw करते हो, right? Yeah, what we are bottom line. We can Bottom line या फिर let's say not just the bottom line, but anything you can derive from the paragraph. It's a conclusion, right? Yeah. ठीक है, तो वो आपका होता है कंक्लूजन। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेसिकली कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन इज समथिंग जो पैराग्राफ से मैंने डिराइव किया। तो उस दिन भी हम कंक्लूजन का एक क्वेश्चन कर रहे थे जब मैं आपको कह रही थी ना कि देखो कंक्लूजन तो वो होता है जो डायरेक्टली मैंने पैराग्राफ से निकाला है कि ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ द पैराग्राफ दिस इज ट्रू, ठीक है। तो ये हुआ कंक्लूजन। सो बेसिकली ये तो सिंपल सी चीज है, जो मेरी स्टेटमेंट्स है उसमें से कंक्लूजन निकाल लिया। अब मुझे ये बताओ assumption इस फिगर में क्या है? Ma'am, what do we assume by the premises? Not by the premises, but I'll tell you. So basically आपकी assumption होती क्या है? Assumption is something on which your argument is based. Okay, so basically from the point of view of the speaker, कोई ऐसी चीज जो स्पीकर ने assume की है, और उस पे आपका पूरा जो आर्ग्यूमेंट है वो स्टैंड करता है। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ यू माइट बी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, या फिर कभी ना कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी है सबने? Yes, ma'am. Yes, पढ़ी है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इकोनॉमिक्स में assumptions होती हैं? Yes, ma'am. कभी हम अज्यूम करते हैं कि A is equal to B,
कभी हम अज्यूम करते हैं कि मान लो 2005 आपका बेस ईयर हो गया, जैसे अभी हम अपना नेक्स्ट फाइनेंशियल में मार्केट कितना उठेगा ये एज्यूम कर रहे हैं। हाँ, और उस अजम्पशन के बेसिस पे हम आगे अपनी थ्योरीज निकालेंगे, है ना। और चलो क्वेश्चन नंबर 2, जो हमने अपनी थ्योरीज बनाई हैं, ठीक है, अगर हम वो ना सोचें, ना माने उनको, ठीक है, अगर हम अजम्पशन को हटा दें तो क्या मेरी थ्योरीज खत्म नहीं हो जाएंगी? बताओ। हो जाएंगे ना, like how we assume and can do the calculation, and on that basis we assume that in upcoming days बारिश होगा नहीं होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो अगर मेरी अजम्पशन ही ना रहे तो मेरा पूरा का पूरा आर्गुमेंट खत्म हो जाए, मतलब बचेगा ही नहीं कुछ भी, राइट। सो सेम चीज अजम्पशन आपके क्रिटिकल रीजनिंग में होती है, कुछ अलग नहीं होती, राइट। सो अजम्पशन इज समथिंग ऑन व्हिच द स्पीकर बेसिस हिज आर्गुमेंट, ठीक है। तो अजम्पशन के क्वेश्चन में हम यही देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो आर्गुमेंट में डायरेक्टली लिखी हुई नहीं है। assumption is something जो अभी कभी भी आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होती, बट assumption is something जो आपको लगता है कि यहाँ पे गैप है तो ऑथर ने अज्यूम की होगी, एंड assumption is from the point of view of the speaker या ऑथर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू वॉच एडवर्टीजमेंट्स या लेट्स से जबरदस्ती देखने पड़ते हैं, मतलब अब कुछ भी देख रहे हो तो एडवर्टीजमेंट से तो बच नहीं सकते। एक चीज बताओ, एडवर्टीजमेंट जो एडवर्टाइजर बनाता है, ठीक है, उसकी बेसिक थिंकिंग क्या होती है एडवर्टीजमेंट बनाने के पीछे? उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग। सो बेसिकली उसकी अजम्पशन ये होती है ना कि ये देखकर मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है। तो ये तो एक लेट्स से एक जनरल सा अजम्पशन हो गया, विच इज कि ठीक है, मतलब ये तो हर एडवर्टीजमेंट के पीछे होता है, ठीक है, बट हर एडवर्टीजमेंट सेम तो नहीं होता, है ना, हर एडवर्टीजमेंट अलग होता है। तो अब हर एडवर्टीजमेंट अलग होता है, उस एडवर्टीजमेंट में अलग अलग अजम्पशंस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, माउंटेन ड्यू की एड सबने देखी है, व्हाट डू यू फील अबाउट दोस एड्स? कैसी होती हैं वो एड्स? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती। काफी नॉनसेंसिकल होती हैं, राइट, राइट। मतलब कोई कहीं से कूद रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट इसका एक कॉन्ट्ररी फैक्ट ये है, प्रोडक्ट तो चल रहा है ना। सो डू यू थिंक कि एडवर्टाइजर का दिमाग खराब है कि वो ऐसी बेवकूफी भरी एड्स बनाए जा रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट। इसमें एडवर्टाइजर का अजम्पशन है कि लोगों को यही सब बकवास समझ में आती है, isn't it? So basically जो आपके के सीरियल्स इतने डेली सोप से नागिन टाइप, आई एम नॉट रियली अपडेटेड अबाउट देम, ये सब जो आपके चलते हैं, आपको क्या लगता है कि इनके जो मेकर्स हैं उन्हें नहीं पता कि वो क्या बकवास दिखा रहे हैं, बट उनकी अजम्पशन है लोगों को यही पसंद आता है, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट we'll do questions for all of these, don't worry, you'll understand it better. एक तो हो गया कंक्लूजन, एक हो गया अजम्पशन, एक आपको होता है स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट? किसी पॉइंट को ऐसा रखा जाए जो कि आपके आर्गुमेंट को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते। एब्सोल्युटली। सो बेसिकली हाँ, एक एक्सटर्नल स्टेटमेंट which further strengthens your argument, strengthens या फिर उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। सो दैट इज एक्सटर्नल स्टेटमेंट। हाँ, एक्सटर्नल स्टेटमेंट। सी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं होगी जो आपको पूरा का पूरा लेट्स से वो गिवन है, कहते हैं आपको जो आर्गुमेंट गिवन है, हाँ, ठीक है, वहां से नहीं आप डिराइव करोगे, फिर तो कंक्लूजन हो जाएगा। एक एक्सटर्नल स्टेटमेंट, ठीक है, एक्सटर्नल मतलब थोड़ी सी रिलेटेड बट एक्सटर्नल स्टेटमेंट जो आपके आर्गुमेंट को लेट्स से थोड़ा सा और सीमेंट लगा के सॉलिड कर दे, दैट इज स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। विल डू क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ दीज अभी।
अभी मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट स्ट्रेंथनिंग इज. अब स्ट्रेंथनिंग होता है तो एक चीज होता है वीकनिंग. मैम सॉरी टू इंटरप्ट. आपने बताया एज्यूम करना. आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू से राइट नाउ दैट वर्ड. एज्यूम जो भी हम करते हैं राइट, दैट इज नॉट डायरेक्टली गिवन. मैंने जो अपने नोट्स में लिखा, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि दैट विल नॉट बी गिवन डायरेक्टली इनसाइड द पैरा. यू विल सी सम काइंड ऑफ गैप देयर, राइट? राइट. राइट. सो अभी उसका अगर जो अभी लास्ट फर्स्ट क्लास में मैंने आपके जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें एक वो क्वेश्चन था जिसमें था कि पीपल आर रनिंग बिहाइंड मनी, दैट काइंड ऑफ लाइन वाज हाँ देयर, नो? हाँ हाँ. तो जिसपे हैप्पीनेस और सॉरो का और सफरिंग की बात हो रही थी. तो उसमें हमने ये लिखा, उसमें वो ऑथर क्या एज्यूम कर रहा है कि पीपल आर मोर लाइक रनिंग टुवर्ड्स द मनी, दे आर नॉट सीइंग द रियल हैप्पीनेस, राइट? हाँ. अभी आप बोल रहे हैं कि कोई भी एक्सटर्नल स्टेटमेंट जो कि आपकी आर्ग्यूमेंट को, अभी उसी आर्ग्यूमेंट को ले लेते हैं, हैप्पीनेस सॉरो वाला एग्जांपल जो सबने किया है, तो उसमें एक्सटर्नल स्टेटमेंट भी तो वही हुआ था कि पीपल आर रनिंग. No, wait, that was not an external statement. वो ओके आपका ओके. आर्ग्यूमेंट का बेसिस था, क्योंकि वो पूरा वही बात कर रहा था कि पीपल आर आफ्टर कार्स, पीपल आर आफ्टर दिस, आफ्टर दैट, राइट? सो इसका बेसिक अजम्पशन यही हुआ ना, ऑथर ने पूरी ये चीज, इसी पूरा ये आर्ग्यूमेंट इसी चीज पे बेस किया है, ये अज्यूम करके ही आर्ग्यूमेंट बोला है दैट पीपल आर रनिंग आफ्टर मनी. ओके तो ओके. ये अजम्पशन हुआ. ठीक है. अभी अगर उसी क्वेश्चन में हमसे ये बोला होता कि आप मतलब फाइंड आउट करो, आई एम नॉट एबल टू फ्रेम द माय क्वेश्चन हियर मैम, सॉरी. ओके. बट आपको ये उसी में बोला होता कि ऑथर क्या एज्यूम कर रहा है करने की जगह पे कि आप फाइंड आउट करो कि कौन सा आर्ग्यूमेंट इस आर्ग्यूमेंट को प्रोवाइड कर रहा है. अगर ऐसा बोला होता तब उस सिचुएशन में हमारा आंसर क्या आर्ग्यूमेंट को होता? क्या कर रहे हैं? योर वॉइस क्रैक्ड. सॉरी मैम. स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, लाइक यू आर टेलिंग अस तो ना. इसमें वी डोंट हैव अ वैलिड ऑप्शन. ऑप्शंस ही तो अलग बनेंगे ना फिर. ओके, लाइक सच एज. उसमें फिर ऐसे बनेंगे कि लेट्स से वो परस्यूट ऑफ मनी की बात कर ही रहा है, तो फिर probably it has been observed in the past that 80% of people keep wishing to own a bigger car almost all their life. एक आप एग्जांपल अभी दे सकते हैं मैम, वीकनिंग द आर्गुमेंट बताने के बाद या अभी पहले ही? नहीं, एक मिनट रुक जाओ. दैट्स व्हाट आई सेड, हम क्वेश्चंस करेंगे. ओके ओके मैम. ठीक है. जी. सो वीकनिंग द स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट तो है कि हम और उसको सॉलिडिफाई कर रहे हैं अपने आर्गुमेंट को. वीकनिंग द आर्गुमेंट जनरली ये होता है कि मैं अपने आर्गुमेंट में कोई फ्लॉ होता है मेरे, और एक एक्सटर्नल स्टेटमेंट आके मेरे आर्गुमेंट को नलिफाई कर देता है कि ये आर्गुमेंट तो स्टैंड ही नहीं कर रहा है, तो वेस्ट है. ठीक है. जनरली इसमें हम अजम्पशन को हिट करते हैं, क्योंकि अजम्पशन क्या है? बेस है. अगर आपने बेस पे हिट किया तो पूरी बिल्डिंग गिरी जाएगी ना. ठीक है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स, फिर आपको ये चीज समझ में आएगी. ओके. जी मैम. हाँ, मैं बताती हूँ. आप आई नो इनिशियली थोड़ा सा इसमें इशू होता है, व्हिच इज नॉट अ प्रॉब्लम. यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन, वो भी इशू नहीं है. ठीक जी है. मैम. फॉर सम टाइम जस्ट सी द क्वेश्चंस. देखो, जी. फॉर एग्जांपल, रॉ डज नॉट कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम. रॉ शुड बी फायर्ड. अगर मुझे दो स्टेटमेंट्स गिवन है, तो क्या यहाँ पे कोई गैप नहीं दिख रहा कि मतलब ही डज नॉट कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, तो सीधा उसको फायर कर दो, है ना? तो हाँ. इस गैप को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक अजम्पशन चाहिए कि ये बोलने से पहले, ये कंक्लूड करने से पहले ऑथर ने क्या अज्यूम किया होगा. इजंट इट? प्रोबेबली ऑथर का अजम्पशन था people who do not complete their projects on time should be fired, right? So the moment I have this assumption, मुझे ये पूरा आर्ग्यूमेंट जो कि स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, पूरा वैलिड लगता है. और अगर मेरे पास ये assumption ना हो तो पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट वेस्ट लग रहा था ना. हाँ. थोड़ा अनबिलीवेबल लग रहा था. अभी तो इफ आई हैव दिस assumption, so the argument is completely valid. तो जो गैप था वो ये assumption ने सॉल्व कर दिया, मतलब ब्रिज कर दिया. अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे इसको स्ट्रेंथन करना है,
let's say it has been observed in the past that people who do not complete their projects on time are a burden on the company. Doesn't the statement strengthen the argument? एक बार और समझाइए मैम, Can you please explain it again? So what I'm trying to say is statement conclusion assumption हो गया, ठीक है? अब स्ट्रेंथनिंग में हम पूरे आर्गुमेंट में यही तो बात कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट्स टाइम पे नहीं करता तो उसको फायर कर दो, ठीक है? अब एक एक्सटर्नल स्टेटमेंट है जो आके कहती है कि पास्ट में देखा गया है कि ज्यादातर लोग जो टाइम पे प्रोजेक्ट्स नहीं करते ना, वो कंपनी पे बर्डन है, ठीक है? So it further solidifies your decision या फिर your conclusion that Roy should be fired. Yes, ma'am. है ना? तो ये होता है strengthening. Basically देखा जाए तो ये एक external statement है, isn't it? मैम कंक्लूजन इस स्टेटमेंट का समझ आ रहा है, बट वो उनका ये जो नीचे 2 पॉइंट आपने लिखा है स्ट्रेंथ और एज्यूम का, दैट आई एम नॉट एबल टू डिफरेंशिएट. Why? क्योंकि आपने एज्यूम वाली बात पे कहा है कि ऑथर ये एज्यूम करता है कि जो लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते टाइम पे उन्हें फायर कर देना चाहिए. ठीक है, उस स्टेटमेंट से ये अगर मैंने इस बात को कही होती तो मैं ये एज्यूम कर रही होती, मेरे दिमाग में ये चल रहा होता कि जो लोग काम नहीं करते यार उनको फायर कर देना चाहिए टाइम पे, वही काम करते हैं तो फायर कर देना चाहिए. अब एक्सटर्नल स्टेटमेंट जो है इसमें, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट that people who do not complete their projects on time are a burden on the company. ये भी तो एक तरीके का मुझे एक तरीके से मैम ये भी मेरा एज्यूम करना ही तो हुआ कि वो लोग बर्डन होते हैं लाइक दैट, तो वो मैं कर नहीं पा रही हूँ. The first thing you'll have to understand is assumption is a direct relationship between, let's say, the kind of statements you have, right, premises you have, ठीक है, और conclusion के बीच का जो bridge था, सीधा उसको हम जो गैप था उसको ब्रिज किया कि नॉट कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स एंड बीइंग फायर्ड, राइट? ठीक है. और जो ये एक्सटर्नल स्टेटमेंट है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट दैट पीपल हु डू नॉट कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम आर अ बर्डन ऑन द कंपनी. ये तो कंप्लीटली एक्सटर्नल स्टेटमेंट है ना कि बर्डन ऑन द कंपनी. ये तो एक लेट्स से एक पास्ट सर्वे का रिजल्ट है. ओके, right? Okay. So this can definitely not be my assumption. Yeah, okay. Okay. That's the difference. थोड़े और एग्जांपल्स होंगे तो शायद और अच्छे समझ आ जाएगा मुझे. हाँ. अब अगर मुझे इसी चीज को वीकन करना, people who do not complete their projects on time are the most creative ones. ये एक एक्सटर्नल स्टेटमेंट है जो सीधा आके इस पॉइंट को हिट कर रहा है कि आपका ना शायद डिसीजन ही गलत है. जो देर से काम करते हैं ना वो सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, राइट? So can we also say that the people who do not complete their project on time do more perfectly? हाँ, are perfectionists बोल सकते हो. So basically जो ये एक्सटर्नल स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं मेरे आर्गुमेंट को नलिफाई कर रहा है, है ना? तो वो वीकनिंग हुआ, ठीक है? Okay. And don't worry, आपको हमेशा क्रिटिकल रीजनिंग में ऑप्शंस गिवन होते हैं and you always have to select the best option. Okay? Yes, ma'am. हाँ, तो क्रिटिकल रीजनिंग का सबसे बड़ा रूल, जब आपको क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, यू डू नॉट सेलेक्ट वन आंसर. आपको जो आंसर्स गिवन होंगे आपको सारे आंसर्स अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है? एंड आफ्टर रीडिंग दोज ऑप्शंस यू हैव टू लाइक इवैल्यूएट देम, ओके? एंड फिर आपको एक आंसर मार्क करना है. यू हैव टू मार्क द बेस्ट आंसर, ठीक है? पिक एंड चूज नहीं करना. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so please do this. ध्यान से. Conclusion का question है, आज टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, since we have just started with the basics. Take 3-4 minutes आराम से और सोचो इसका आंसर. And more than just picking up the right answer, पूरा सोचो कि आपका thought process क्या है, क्या eliminate किया, okay?
Done, ma'am. Yes, ma'am. Okay, done everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या लगता है आंसर है? E. Ma'am, E. E. Okay, what about others? Ma'am, in first. एक मिनट पहले बाकी लोग आंसर बताओ. मैम ऑप्शन डी. ऑप्शन कौन सा? सॉरी आपकी आवाज क्रैक कर गई. डी. बी. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? मैम डी. डी. ठीक है, तो प्लीज अपना बी और डी एक्सप्लेन D. करो. एक्सप्लेन करो बी क्यों लग रहा है. मैम बी आप बोल रहे हैं ना, बी फॉर बॉल. हाँ, एक्सप्लेन ओके, करो. माय आंसर इज डी फॉर डॉग. हाँ, तो डी एक्सप्लेन करो क्यों लगता है आंसर है. डी फॉर डॉग एज इन फोर्थ ऑप्शन. बिकॉज जो ये पूरा पैरा था उसमें वो बात कर रहा है उसके हिसाब से एक मतलब एक निचोड़ है. आइडियली हमें वही मटेरियल यूज करना चाहिए डेजर्ट एनवायरनमेंट में which should be enable which should be helping the house to maintain the the required temperature, जो constant temperature या pleasant जो Okay. comfortable. क्वेश्चन इसलिए पैसेज की बोलिए. टोन क्या है? नॉर्मल अडोबी को एक्सप्लेन कर रहा है, राइट? जी. और जो आपका ऑप्शन डी है उसकी टोन क्या है? टोन एज इन टोन एज इन वो बता रहा है कि अडोबी आइडियल है, इट डज दिस, इट डज दैट. और डी कहता है अ मटेरियल यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस शुड एनेबल, राइट? तो यहाँ पे हमारी शुड वाली टोन तो कहीं थी ही नहीं, राइट? एंड वी वर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अडोबी and not how an ideal material should be, right? तो ये आपका inference हुआ, ये conclusion नहीं. Okay. Is that clear? No. ठीक है, अब B किसको लगता है? बताओ. अच्छा चलो E वाले बताओ. Ma'am, E has covered almost every topic, which is starting from Adobe to, ma'am, all the key points like Adobe, suitable materials for building houses in deserts. So I choose E. That's Yes. what the para is saying. Yes, that's what the para is saying. आपकी बात ठीक है, आंसर तो E ही है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा आपकी बात में एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगी निहाल. Yes, ma'am. Which is, देखो आपने जो मुझे एक्सप्लेनेशन दी ना वो आपने समरी की दी. समरी और कंक्लूजन में फर्क होता है. I'll tell you what. See, a conclusion is something, anything derived from the passage या argument given to you, चाहे वो part of the argument हो या पूरा argument हो, okay? Then वो और summary जो होती है that is the gist कि मतलब it should cover end to end, ठीक है? तो उसके साथ आप कभी भी मत जाना कि आप समरी हम ढूंढने लग जाएंगे तो हमारा कंक्लूजन का क्वेश्चन गलत हो सकता है. Yes, ma'am. ओके? वैसे मैम मैं ये भी कंक्लूड मैंने किया था कि Adobe is the best material for a desert environment. यही ये पूरा आप कहना चाह रहा है, so मैं यही कंक्लूड किया था. नहीं, वो ये नहीं कह रहा जा रहा बेस्ट है. यू आर अगेन मिस्टेकन. स्पेशली सूटेबल है, लेकिन उसने कहीं भी नहीं बोला कि बेस्ट है. No best is written. Yes, ma'am. True. हाँ, तो उस चीज का भी ना ध्यान रखना. So one thing you should definitely take care of in critical reasoning is ये जो छोटे-छोटे जो terms होते हैं ना, good, better, best, suitable, मतलब ये जो होते हैं extreme terms, ध्यान रखना. Okay? Yes, मैम ma'am. ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे ताकि मैं देखूं मैंने कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ. वो इन्फ्लुएंस है, कंक्लूजन नहीं है. यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा कि what a material should do. यहाँ पे तो हम सिंपल अडोबी की बात कर रहे हैं. इन्फ्रेंस है मतलब इन्फ्लुएंस मतलब यहाँ से आपने अपना दिमाग लगा के मतलब you basically Okay. put 2 and 2 together and then you say that okay it's 4.
Okay. ठीक है, आपने अपना एक्स्ट्रा लॉजिक यूज किया है, दैट्स इन्फ्रेंस. Okay. Okay. ओके, Okay, गॉट ma'am. इट. Yes, ma'am. ओके, चलो आगे इन्फ्रेंस का क्वेश्चन अब करो. करो. Yes, ma'am. Done. Done, Done, ma'am. ma'am. हाँ जी, तो बताओ. B, E. बी ma'am. कैसे? Ma'am, B is the only thing which we can clearly see in the paragraph. बाकी सारे options seem more like assumptions जो सच हो भी सकते हैं या नहीं भी, but B तो हमें दिख रहा है कि ये सच है. Ma'am, clearly we can, rule out D&E because this are D&E has no relation with that inference, and apart from that, A and C is not follow the constant whatever has written properly. So basically देखा जाए तो B is the only one that can be inferred. देखो यहाँ लिखा हुआ है, the increase is troubling. The increase of what? ठीक है, is slightly higher than it was 10 years ago. The increase is troubling because 10 years ago, stricter regulations from imposed new regulations. If these regulations had been followed, तो यहाँ से मैंने ये infer किया ना कि violations हुई हैं, right? है ना? So do Yes, you ma'am. guys get the difference Yes, ma'am. between conclusion and inference? Yes, ma'am. है ना? तो देखो जो मेरा कंक्लूजन का क्वेश्चन था वो वहां पे जो गिवन था मैंने डायरेक्टली उससे कंक्लूड करा था, राइट? Yeah. Yes, ma'am. ठीक है, बट अगर आप इन्फ्रेंस देखो, ठीक है, सो व्हाट इज इन्फ्रेंस? मैंने 2 और 2 कैलकुलेट करके 4 बोला है ना, Hmm. ठीक है, सो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर. Yeah. ओके, ग्रेट. गाइस डोंट वरी, क्रिटिकल रीजनिंग की हमेशा मल्टीपल क्लासेस होती हैं. ये आज बेसिक क्लास है, फिर एक CR2 की क्लास होगी, ठीक है? So CR2 you will have enough classes, don't worry. Okay, assumption question.
Yes, ma'am. Done. Okay. It's E for elephant. Okay. Is everyone done, or shall I wait for a minute? Everyone done? Ma'am. Yes. Okay. तो कौन एक्सप्लेन करेगा? अच्छा नहीं, पहले सब लोग अपने अपने ऑप्शंस बताओ. E. E. Okay. What about others? E. E. अच्छा. अब ना मैं पिक करके पूछना शुरू कर दूंगी अगर मुझे आंसर्स नहीं मिले तो. Okay. So Karthik, what's the answer? Ma'am, E. E. ठीक है. Mahi. I'm confused between A and E, madam. Okay. Siddharth. D. Which one, Siddharth? B or D? D. B. Okay. Aditi. No, no. D. D for Delhi. Yes. Okay. Aditi. Ma'am. E. Okay. Anubhav. Kushagra. That's why I hate online classes. M. Ritika. Ma'am, I feel it's E. E. Okay. Nikhil. Nikhil says E. Okay. QWERTY. Ruchi. E, ma'am. Okay. Vibhuti. Ma'am. E. Okay. ठीक है. तो अब explain करो. Someone said D for Delhi. It is economically wise to buy single items since bulk packages seldom offer significant savings. So ये कैसे हुआ? Assumption. बताओ. मैम बजट कॉन्शियस उन्होंने बाद में लिखा है, तो ये मुझे आइडिया लगा इकोनॉमिकली वाइज था, तो मैंने वहां से कनेक्ट किया. Okay, fair enough. Fair enough. See, I'll tell you what. The answer to this question is E. Can anyone tell me why? Ma'am, it's clearly gives us an assumption that the customer wants to save money as well as buy the product. So in bulk they have they prefer the bulk because it save money and have some more products in that particular prices. Okay. Okay, fair enough. ठीक है. So before we answer this question, थोड़ा सा हम passage पढ़ लें. देखो, let me tell you, यहाँ पर assumption हमें कहाँ चाहिए थी. Unlike other retail outlets where items are purchased in any number of units, the customer wants. In supermarkets, items are grouped in bulk purchases. The bulk buying offers savings to the customer. The option to buy at wholesale prices by buying in bulk makes supermarkets a practical choice. So basically वो ये कह रहा है कि unlike retail outlets, supermarkets ना चीजों को ग्रुप कर देते हैं. ठीक है. तो बल्क पैकेजेस बना देते हैं. ठीक है. बट बल्क पैकेजेस आपको सेविंग्स तो देते हैं. ठीक है. तो इट मेक्स देम अ प्रैक्टिकल चॉइस, राइट. सो इसमें assumption आपकी जो होनी चाहिए, that should definitely be about savings from bulk purchases and inconvenience of buying any number of products, right? So this assumption of the author is कि जब इंसान को मतलब financial saving मिलेगी,
राइट? सो वो एनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बाय करने वाला जो फ्रीडम है, अ पर्सन कैन एक्चुअली फोरगो दैट. ओके, इज इट क्लियर? मैम व्हाई नॉट ए, ये भी बता दीजिए प्लीज. हाँ, supermarkets often have greater buying power. Supermarkets have greater buying power and lower overhead cost. मुझे क्या मतलब है इससे? मेरे को कहीं ये थोड़ी ना बोला कि एक्सप्लेन करो कि सुपरमार्केट्स कैसे कर पाते हैं ये सब, है ना? मेरा क्वेश्चन ये थोड़ी है. तो हम उस क्वेश्चन को क्यों आंसर कर रहे हैं? Is it clear? Okay. Yeah, ma'am. I was confused between A and E. Anyone else कहीं पे कोई क्वेरी है इस क्वेश्चन में? No, ma'am. देखा जाए तो इस क्वेश्चन में एक बार आप ऑप्शंस पढ़ोगे ना, समझ में आ जाएगा कि कोई और तो वायबल है ही नहीं. Isn't it? Okay, shall I move on to the next question? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, look at this. Ma'am, please big the screen. Yes, ma'am. Okay, guys. So what's the answer? Ma'am, I get confused in D and E. Which one? E. D and E. Okay. What others? Same, ma'am. D. E. E, ma'am. D. E. Okay. Which one of the following, if true, most helps strengthen the argument? तो चलो explain करो इसको. Okay, I'm getting D's and E's as answers. Explain करो. स्क्रीन बड़ा कर दीजिए मैम प्लीज. Okay, मैं करती हूँ. ठीक है? जी मैम, थैंक यू. बताओ. Ma'am, first three तो जो नहीं हो सकते because they will weaken the argument. D and E में से ही कोई हो सकता है, but I think it's D because E में they're talking about jobs and I don't know how that's relevant to this paragraph, so that's why I chose D. Okay, okay. I think E can be the answer because यहाँ पे it's making a sense, no? Why they are moving, the reason, the hidden reason behind it, Okay. behind their movement, shifting. लेकिन एक बात बताओ. ठीक है, अगर मैं आपका लेट्स से आर्गुमेंट देखूं तो वो कहता है
a survey of address changes filed with post offices and drivers license bureaus over the last 10 years has established that households moving out of the city of Western outnumbered households moving into the city. ठीक है, तो ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं. Therefore, we can expect that next year's census, which counts all residents regardless of age, will show the population of Western has declined. Okay, तो जो E कहता है वो कहता है most people moving out of Western were young adults who were hoping to begin a career elsewhere, whereas most adults remaining in or moving into the city had long standing jobs in the city. ठीक है, but वो adults who are in their reproductive age वो रहे तो ना सिटी में, अगर जॉब्स कहीं और भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है? Isn't it? Yes, ma'am. Now look at D. Most adults moving out of Western were parents who had children living with them, whereas most adults remaining in or moving into the city were older people who lived alone. Right? So जो गए वो तो बच्चों के साथ गए. Yeah, correct. तो रह गए वो older हैं वो भी living alone. तो देखा जाए तो यहाँ पे reproduction के chances भी खत्म होते हैं. So population would also decrease. हाँ, तो that is why ये इस बात से और ये strengthen हो जाता है कि next year के census में population गिरेगी. Okay? Okay, ma'am. So clear strengthening? Yes, ma'am. One more request. Please, please सभी after जब मैम पूछे तभी chat box में आंसर लिखना, before नहीं. Yeah, that influence our thought process also. Okay, so that's for everyone. चाहे आंसर बोलना हो या लिखना हो, वैसे देखो बात सही है. बाद में अगर बोले ना तो पता है क्या, हाँ actually this is correct. क्या होता है कि एक बार अगर सुन लो ना आंसर ये है, तो हम फिर वही सोचते हैं, फिर हम उसी को प्रूव करते हैं. ठीक है, that's true. Okay. Okay, next. ये वाला करो एक बार. Done, ma'am. Done, ma'am. Ma'am, wait. Ma'am, kindly wait. Yeah, I'll wait, don't worry.
Let me know when you guys are done. Okay. Yes, ma'am. Done. Done, ma'am. हाँ, ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है, तो बताओ Yes, ma'am. A. बताओ क्या लगता है? Ma'am, A. B. B. मैम B and E के बीच में Ma'am, B for ball, E for elephant. Yeah. ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले एक बार हम अपना पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? फिर उसके बाद we'll think about the options, ठीक है? एक बार साथ में let's understand what the argument says. Hindi ought to be the official language of India. There is no reason for the government to spend money printing documents in different languages just to cater to people who cannot read or write Hindi. The government has better ways to spend taxpayers' money. Okay, people across India should read or write Hindi or learn it at the earliest. So basically, ये जो चीज है कि मतलब taxpayers का money waste हो रहा है and people should learn to read or write Hindi at the earliest. इन दोनों चीजों को हमें weaken करना है. अब बताओ आपके आंसर्स क्या हैं? Ma'am, A. E. ठीक है, बताओ. मैम B और E. B or E. Hindi is the most difficult language in the world to speak. अच्छा, तो Does it make sense? Yeah. E. I guess E should be the answer then. तो चलो B क्यों लगता है, पहले ये बताओ. मैम बिकॉज टेक्निकली सबसे ज्यादा वीकन यही फैक्टर करेगा. आई मीन आई एम कंफ्यूज बिटवीन B and E, but I also thought it might be B. I'm confused. क्योंकि उसने डायरेक्टली कह दिया कि because yeah, I mean because E is kind of debatable and because there comes a political मतलब वो debatable हो जाता है थोड़ा. If you have to clearly weaken a statement, then I mean you will show facts somewhere ना कि ये है ऐसा. Ma'am, can I say? Yes, please. If Hindi, if reading and if printing in other languages is a waste of taxpayer money, then why government print its every documents in 18 official languages? But मैम then I thought कि और भी factors है ना, मतलब read and write का भी factor है, spending taxpayers money का भी factor है, so that is why. read and write वगैरह ये सब factor तो इसमें कुछ दिया ही नहीं हुआ. Okay, अब मेरे को एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आप लोगों के लिए, which is, ठीक है, तो you guys feel कि जो ये जो difficulty factor है, ठीक है, the difficulty factor which is said that let's say Hindi is the most difficult language in the world to speak, तो ये किस चीज को weaken कर रहा है? इस पैरा को, उसके आर्ग्यूमेंट को. आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट ये है कि जबरदस्ती का जो हम टैक्स भर रहे हैं उसका जबरदस्ती का खर्चा तुम बढ़ा रहे हो मल्टीपल प्रिंटिंग ये डॉक्यूमेंट को अलग अलग लैंग्वेज में करने से. बेटर है कि हिंदी हमारी भाषा है तो हिंदी में ही कर दो, बाकी लोगों को भी सीख लेना चाहिए अगर नहीं आता है, और फिर इससे जो बेटर वे में स्पेंड कर पाएंगे. It's a way of Hindi enforcing. थोड़ा सा अलग नहीं. मेरा main आप लोगों से वो ये था कि ये जो सेंटेंस है हिंदी इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टू स्पीक, ये किस चीज को वीकन कर रहा है पैराग्राफ में? ऑथर के राइटर के argument won't weaken the argument because it talks about how Hindi is difficult to speak. It does not talk about reading. एक चीज, दूसरी चीज डिफिकल्टी लेवल से मुझे क्या फर्क पड़ता है? Have we taken डिफिकल्टी लेवल से क्या फर्क पड़ता है? मतलब अगर सीखनी है तो In that case, ma'am, Chinese is the most difficult language. फिर भी ma'am. निहाल, no external arguments. Okay, ma'am. ठीक है, ऐसे क्रिटिकल रीजनिंग का आपका थॉट प्रोसेस खराब हो जाता है. Okay, ma'am. ठीक है, तो हिंदी इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना मोस्ट डिफिकल्ट है या नहीं है. ठीक है, बिकॉज वो तो बात कर रहा है डिफिकल्टी की, इट्स इररेलेवेंट. ओके,
और बताओ, Yes, ma'am. और बताओ. Then Ma'am, E. can it be like this? Like now, the statement E would support because what I feel is India is a diverse country. So if you're planning to make one language as an official, तो बाकी का के जो vernacular languages है उसको dominate होगा. So they feel this is politically unpopular idea. कि आप एक ही language को इतना emphasis दे रहे हो. Yes, ma'am. E should be the correct. But I then mean, that like, would be again external factor you will be including to answer, no? Beginning का question है, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना. But then how come when Ma'am, Nihal how was it saying related to Chinese language, how it related to politically unpopular? There's nothing politics in this whole para. सुनो, देखो जो इतने सारे ऑप्शंस हैं, देखो एक चीज मैं भी मानती हूँ कि ये जो भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, इसमें कोई आपको एकदम से करेक्ट नहीं लगेगा, राइट? Isn't it? okay, ठीक है, but you have to select the best out of the given options. ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम एक एक करके एलिमिनेट करते हैं. The government currently translates official documents into more than 18 languages. ये तो strengthen नहीं कर रहा. yes, ma'am. I mean, ये तो anyway strengthen कर रहा है कि ठीक है कि मतलब इतने सारे ट्रांसलेट होते हैं तो ठीक है, मतलब ये तो गिवन है. हिंदी is the most difficult language in the world to speak. ये कैसे वीकन करेगा? And people who are एक वो है ना, हाँ, most people who travel across India learn Hindi within 5 years, right? ये दोनों देखा जाए तो मेरे आर्गुमेंट को इन दोनों से ही कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदी Kind of क्या? B and C kind of B and C is sorry, B and D हाँ making sense की difficult है, तो दोनों तो एक ही सेंस दे रहे हैं ना, डिफिकल्ट है, difficult इसलिए इतना टाइम लग रहा है बोलने में. टाइम में सीख सकते हो, बट उससे मेरे आर्गुमेंट पे कोई फर्क पड़ रहा है? Yes, ma'am, getting your point. है ना? Hmm. उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अब आप देखो, people who are multilingual usually pay maximum taxes. Doesn't make sense. है ना? It doesn't make sense. क्योंकि people who are multilingual usually pay maximum taxes. इसमें मेरे को प्रॉब्लम ये है, या तो ये होता कि people who speak हिंदी pay maximum taxes. हाँ, तो फिर तो हम कहते हैं कि हाँ यार, वो अगर पैसा उन्हें हिंदी आती है और वो सबसे ज्यादा टैक्सेस पे करते हैं, राइट? तो फिर तो डेफिनेटली ये वीकन कर रहा है इस बात को. बट यहाँ मल्टीलिंगुअल लिखा है, या ये नहीं पता उन्हें हिंदी आती है या नहीं आती. Isn't it? Did you get my point? Multilingual means multiple language का ज्ञान होना, knowledge होना. हाँ, that's, I know the meaning of multilingual. No, I am asking, not telling. हाँ, ये तो देखो, multilingual तो सिंपल सा वर्ड है, lingual मतलब लैंग्वेज, मल्टी मतलब Okay. है ना? जी. है ना? तो इतना हर वर्ड के बारे में कोई अलग सा मीनिंग नहीं होता, कुछ वर्ड सिंपल भी होता है. नहीं, मैं अपने सिर्फ डिक्शनरी में ऐड कर रही हूँ. हाँ, मैं आप ही के लिए कह रही हूँ कि जी. इसका ऐसा आउट ऑफ द वर्ड मीनिंग नहीं है, बहुत सिंपल सा वर्ड. ओके, जी मैम. ठीक है, तो ये हो गया. अब ये बताओ, मल्टीलिंगुअल में या तो लिखा होता कि लेट्स से मैं इसको रिफ्रेज करती हूँ, people who speak Hindi usually pay maximum taxes. that Doesn't would make strengthen, sense. right? Sorry? That would strengthen the statement, no? Then they'll feel like हिंदी वाले ही सबसे ज्यादा टैक्स पेज है, तो उसको ऑफिशियल बना दो. हाँ, तो फिर तो ये हो जाता ना कि मतलब लेट्स से इंडिया, तो फिर तो डेफिनेटली लोगों को सीखना चाहिए, ठीक है, फिर तो डेफिनेटली ये स्ट्रेंथन कर देता, ठीक है. तो इसका भी देखो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं मेरे आर्गुमेंट पे. जी मैम. अब बनता है, मेकिंग हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज इज अ पॉलिटिकली अनपॉपुलर आइडिया. तो जो आप कह रहे थे कि हिंदी सबको सब कुछ बना दो, ये पॉलिटिकली अनपॉपुलर है, विच मीन्स हमें ये नहीं करना है. वीक कर दिया. ठीक है. सो एट टाइम्स क्रिटिकल रीजनिंग में क्या होता है,
At times there are questions जो आपको देख के लगेगा कि यार इस क्वेश्चन का तो ना कुछ ढंग से मुझे लग नहीं रहा है, राइट? सो उस केस में आप उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं देते, राइट? एंड वी डोंट फाइट विद द क्वेश्चन कि नहीं ये है, हम आराम से सारे ऑप्शंस को पढ़ के ध्यान से पढ़ के इवैल्यूएट करते, ओके? और देन वी सेलेक्ट the best option out of the available option. Is it clear? Yeah. Ma'am, can I ask something? Yes, please. Ma'am, when we are solving these kind of questions, usually what should be our time, which can help us to, like sometimes people say that your reading should be very fast, or sometimes they say something else. So, मतलब 1 मिनट के अंदर आपको करना चाहिए, then you are doing good with the correct answer. 2 मिनट में कर रहे हो तो फिर आप सही कर रहे हो, मतलब क्या होना चाहिए इसका टाइम लिमिट? मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि अभी आप टाइम पे बहुत ज्यादा फोकस करो. अभी मैं ये कि आप ना अपनी स्पीड पे और एक्यूरेसी पे फोकस कर लो. मतलब सबसे पहले एक्यूरेसी पे फोकस कर लो. कितने टाइम में कितना करते हो ये तो हम देख लेंगे. एटलीस्ट पहले आपके जो बेसिक वाला लेवल है ना, अंडरस्टैंडिंग वाला, जी जी है ना, क्योंकि अभी तो ये है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि हम कुछ भी मार्क कर देंगे जी. अभी आप चीजों को समझो, वो वाला लेवल एक बार क्रॉस कर लो, देन वी विल टॉक अबाउट कि कितना टाइम. ओके मैम. ओके, सो डोंट रियली फेयर वरी. इनफ. ओके. अभी तक सब क्लियर है? यस मैम. ठीक है. यस, सो रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स क्वेश्चन क्या होते हैं? So basically, what is a paradox, guys? Contradictory statement. Yes. So basically, contradictory statement. ठीक है? तो या फिर let's say paradox is something जहाँ पे दो opposite ideas होते हैं, और resolve करना क्या होता है? उसको solve करना, एक conclusion पे आना, है ना? एक conclusion पे आना, या फिर दो opposites हैं उनको solve करना, कोई problem को solve करना, वो होता है resolve करना. ठीक है? तो resolving the paradox का मतलब क्या हुआ? बेसिकली जो पैराडॉक्स है उसको दोनों को देख के किसी सेंट्रल पॉइंट पे आना, एंड टू शो दैट कोई पैराडॉक्स नहीं है, या फिर उस पैराडॉक्स का एक्सप्लेनेशन देना, राइट? ठीक है? प्लीज रीड दिस क्वेश्चन. इसमें आप पैराडॉक्स फाइंड आउट करो, ठीक है, एंड ट्राई रिजॉल्विंग इट. ओके, क्वाइटली रीड दिस क्वेश्चन, देन वील टॉक अबाउट इट. Done. Okay, we'll just wait for a few seconds. Let others also finish.
Done, ma'am. Okay. So, कौन बताएगा? Done, ma'am. I think Ma'am, it's E, A. ma'am. Ma'am, I think C. See, what else? क्या क्या बोला आपने? Between A and C. C. Ma'am, C. Explain. Explain. Ma'am, according to me, in the first part of the para, it shows that some people understate whatever luxuries they have, whereas some students who really don't have those luxuries state that they have running water and basic necessities with them, even when they do not have that thing available to them. So that is why I think it's C, because the underprivileged sections who don't have such luxuries sometimes feel embarrassed, and hence they pretend to have such basic amenities. Hmm. ठीक है, fair enough. ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? C. C. I think it's C. It's C. very forward, right? So इसमें यही तो है, कुछ लोग ओवरस्टेट करते हैं, कुछ लोग अंडरस्टेट करते हैं, right? So उसमें देखा जाए तो इसको एक सेंट्रल पॉइंट पे लेके आना है, which is while the applicants may be willing to accept that they don't have certain things, right? They felt embarrassed कि उनके पास कुछ भी नहीं था. It's explaining, right? Yeah. Okay. Sorry, ma'am, I didn't understand how does paradox work. Like, So basically paradox is, यहाँ पे paradox आपका ये था कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ओवरस्टेट करते हैं, कुछ लोग अंडरस्टेट करते हैं, कुछ लोग ओवरस्टेट करते हैं, तो ये तो पैराडॉक्स हुआ ना कि कोई कम बता रहा है, कोई ज्यादा बता रहा है, राइट? है ना, दीज आर टू ऑपोजिट्स. उसको एक्सप्लेन करना था कि लोग ऐसा क्यों करते हैं. ओके, अच्छा, तो उन दोनों में क्यों कॉन्ट्रडिक्टरी, मतलब कोई अंडरस्टेट एंड देन ओवरस्टेट. हाँ, तो ये बताना था कि ऐसा क्यों. ओके, क्योंकि मैम व्हाई ऑप्शन ई कांट बी देयर, मतलब the people who understated what they had were not the same. See, this is a fact, right? जिसने अंडरस्टेट किया वो ओवरस्टेट कैसे करेगा, और ये कैसे एक्सप्लेन करता है पैराडॉक्स को, है ना? Yeah, ma'am. ये एक्सप्लेन. ओके, या इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है. ओके, रीजनिंग, मेथड ऑफ रीजनिंग. सो बेसिकली स्ट्रक्चर है. देखो,
Ma'am, done. Okay. Done, ma'am. Okay. तो बताओ. Ma'am, E. E. Okay. What about others? मेरा तो हमेशा दो ऑप्शंस आ जाता है मैडम, दोनों क्या के है बीच में मैं आपका? कंफ्यूज हो जाती हूँ. सी एंड ई. माही, तो I must tell you one thing, जी. which is, देखो ये जो आपकी दो ऑप्शन वाली आदत है ना, मैं मानती हूँ इनिशियली सबके साथ होता है, but this is Okay. a very dangerous habit. I am understanding, realizing it, because in all the question we did till now, सब में मेरा दो आंसर्स मैं निकाल रही थी, और उन दोनों में से कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट हो रहा था वो डिस्कशन के, जब डिस्कशन चालू होता है, खत्म नहीं, जब चालू होता है तब मुझे तुरंत रियलाइज होता था दिस शुड बी द आंसर, बट वहां पे तो डिस्कशन नहीं होगा एग्जाम में, सो दिस इज वेरी बैड. So what I'm trying to say is, देखो जो ये आपका है ना कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक है, ये वाली चीज हाँ. हमें खुद से ही, आई हैव टू आस्क माई सेल्फ क्वेश्चंस, आई हैव टू नेगेट बोथ द आंसर्स एंड सी कि कौन सा नेगेट नहीं हुआ, कौन सा आंसर है. ये आदत आपको इनिशियल स्टेजेस से खुद ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं वो दो ऑप्शंस रखने की आदत में रही तो वो आगे जाके इम्प्रूव नहीं होती. That's what I'm asking, मैम, कि मैं जैसे अभी मैं सी और ई में कंफ्यूज हूँ, तो how can I approach कि एक चुन पाऊँ? हाँ, ये सब बच्चों की प्रॉब्लम होती है. देखो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, देखा जाए तो सी और ई है, ठीक है, आपका मन कहता है, कुछ तो आपका मन कहीं कह रहा होगा ना कि मैं इसको माफ कर देती हूँ. या किसका मन कर रहा है? ई का कर रहा है, बट सी इज आल्सो मेकिंग सम सेंस फॉर मी. ठीक है, ई के साइड मोस्ट ऑफ द टाइम मन कर रहा A है. conclusion about a particular object is rebutted by observing that a generalization that applies to most such objects does not apply to the object in question. ये आपको टंग टंग नहीं लग रहा? मेरा जो मोस्ट मतलब अगर 100% में से रेटिंग करनी है तो इट्स लाइक 75% आई विल गिव टू ई फॉर इको. आंसर ई ही है, बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज, जब भी आपके पास ये, अगर आपकी ये आदत ही बनी हुई है ना दो क्वेश्चन वाली, जी जी, तो उस दो क्वेश्चन वाली, दो ऑप्शन वाली आदत में आपको नेगेट करना है कि अच्छा इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसमें क्या प्रॉब्लम है, एंड टाइम भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, बट एक आंसर मार्क करने की आदत डालो. यस मैम, ऑब्वियसली. Okay, so can anyone explain why E? Ma'am, because he has taken only two possibilities, that either it is stolen or it is only for the display, despite there are many possible outcomes, that maybe it is it has been misplaced from the place, or maybe there are many other factors which could be the reason for not on that place, not book is not present at that place. So basically वही है यहाँ पे, वो बुक जो है कि ठीक है, अगर एक बुक मिसिंग है तो बाकी सब आपने नेगेट कर दिए कि नहीं नहीं ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही होना चाहिए क्योंकि पास में यही हुआ है, राइट? सो दिस इज ई, ठीक है. और इन क्वेश्चंस में कभी भी आप ये कोशिश मत करना कि लेट्स से हाँ कि हमें आर्ग्यूमेंट में से कुछ मिलेगा, आर्ग्यूमेंट में से कभी कुछ नहीं मिलेगा, ये आपके ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चंस होते हैं. इज दिस क्वेश्चन क्लियर गाइस? Yes ma'am. Yes ma'am. बाकी सब? Yes ma'am. ठीक है. Yes ma'am. तो आप अब एक काम करते हैं, आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया है ना?
Yes. Yes, ma'am. ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप आराम से, अभी देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, मैं एक बार CR2 भी आपको करा दूंगी, ठीक है? सो आई थिंक वील स्टॉप हियर टुडे. हाँ बताओ. Hear your voice cracked. I could not hear you. Priya, am I audible? Okay, maybe not. Maybe she's not there. So what I was saying was कि let's stop here today. ठीक है, बाकी जो आगे का है और जो CR2 है वो मैं आपको करा दूंगी. तो in the meanwhile अगर किसी को कुछ questions हैं या कुछ भी है, ठीक है, so I am very much there on the group. ग्रुप पे पूछना चाहते हो ग्रुप पे पूछ लो, कोई टॉपिक्स है ग्रुप पे डाल दो कि हमें ये पढ़ना है. और अगर ग्रुप पे नहीं पूछना चाहते कोई बात नहीं है, ग्रुप पे नहीं पूछना चाहते तो आप मेरा जस्ट फाइंड मी ऑन द ग्रुप, आप अलग से मैसेज कर सकते हैं. ओके, थैंक यू मैम. मोस्ट वेलकम. एंड आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया. हाँ. Yes. मतलब जितने क्वेश्चन किए वो समझ में आए ना? हाँ समझ आए मैम, समझ तो आए डिस्कशन Yes, के ma'am. बाद. But clarity, like now we can differentiate. ओके, फेयर इनफ. देखो इनिशियली इतनी ही क्लैरिटी चाहिए कि एटलीस्ट हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, आगे तो कर लेंगे कोई बात नहीं. ठीक है, तो बेसिक वो practice से. राइट. ठीक है, सो वील सून हैव आवर CR2 का क्लास. ओके, एंड एज आई कन्वेड अर्लियर 15 से ग्रामर के आपके बेसिक स्टार्ट हो रहे हैं. प्लीज डोंट मिस. या मैम, Yes, ma'am. एक क्वेश्चन है. लाइक हर चीज को सॉल्व करने का आपने एक मतलब काइंड ऑफ अ ट्रिक प्रोवाइड किया है. रीजनिंग के लिए भी कोई ऐसा रहता है फंडा? इसके लिए क्रिटिकल रीजनिंग के लिए ये रीजनिंग जैसे ये वाला पैरा आपने भी कराया था जिसमें मैं कंफ्यूज थी C and E में. हाँ. तो इसमें इस पैरा को रीजनिंग के बेस पे सॉल्व करना था, तो इसका भी कोई ट्रिक होता है क्या? मतलब जैसे आपने पैराडॉक्स के लिए बताया कि एक स्टेटमेंट लेफ्ट और एक राइट है तो आपको एक मिड सेंटर में लेकर आना है, तो ऐसे रीजनिंग के पीछे. रीजनिंग में बेसिकली मुझे ये देखना था कि स्ट्रक्चर क्या है, कि बुक्स हैं लाइब्रेरी में, ठीक है, उनका शेल्फ लोकेशन होता है, एक बुक मिसिंग है, ठीक है, हाँ. and no one in the library is using it, so basically missing. Reason number 1, no one using it. Since it's not checked out nor awaiting shelving, तो ये हुआ होगा. ठीक है, हाँ. तो ये है what the person is doing is this can't happen, so this happened, right? ओके. ओके. ठीक है, तो बेसिकली मुझे स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया ना. जी. जी. फिर मुझे सीधा सीधा ऑप्शंस पढ़ना है और बेसिकली एलिमिनेट करना है. ओके. ओके मैम. ठीक है, एंड एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट. बिलीव मी, क्रिटिकल रीजनिंग में एवरी क्वेश्चन इज डिफरेंट.